बंदा भी थोड़ा ढीला बंदा था। क्यों? क्योंकि मोदी एक ऐसा बंदा है जिस पे अगर आप बोलोगे कि ये भ्रष्ट है, लोग तुम्हारे मुंह पे हंसेंगे। अगर आप बोलोगे कि मोदी कमज़ोर है सिक्योरिटी पे, वो भी तुम्हारे मुंह पे हंसे। हाथ से भी नक्शा लगाने के लिए वो डर रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने नक्शा लगा दिया, उनको पता चलेगा कि भाई ये तो पहले से ही हो चुका है। तो ये जो ऑपोजिशन है, जब ये चाइना और इंडिया की बात करते हैं, तो मुझे ऐसे क्यों लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये लोग चाइना के स्पोक्स पर्सन ज़्यादा लगते हैं और इंडियन नहीं साउंड करते। नहीं, वो चाइना के स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो उल्लू के पट्टे हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि फार्म बिल लाने से पहले हर साल 10,000 खेती बाड़ी करने वाले लोग आत्महत्या करते हैं। अरे वो बंदा इतना फ्रॉड है, वो स्टीम बुझकुरा तो छूता ही नहीं है। बोलता है भैया तेल में मत तलो, घी में तल तल के दो मेरे को। तो नमस्कार है जी, मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हों। हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रही हूँ जो बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत स्वीट है, हेल्पफुल है और ज़िंदा दिल भी कहूँगी मैं इनको, और बहुत मजाकिया हैं। और इनके साथ बातचीत करके, इनके साथ जब मैं लंच या डिनर पे भी मिलती हूँ तो हंसाते बहुत हैं ये। जी हाँ, आज मैं मिला रही हूँ आप लोगों को अभिजीत अय्यर मित्रा से। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय पायल जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सब रामलल्ला की श्री है। ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, पर ये इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं जनरली जिनका इंटरव्यू लेती हूँ, मैं उनकी इंट्रोडक्शन देती हूँ, पर आपके केस में मैं चाहूँगी कि आप अपनी इंट्रोडक्शन खुद दें। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? मैं अपने आप को बहुत एक प्रसिद्ध बावर्ची मानता हूँ। अच्छा। और जो मेरा जब मैं बावर्ची काम नहीं कर रहा होता हूँ, तब मैं थोड़ा फॉरेन पॉलिसी देखता हूँ और रक्षा पॉलिसी देखता हूँ, डिफेंस पॉलिसी। तो आप डिफेंस एनालिस्ट हैं? हाँ जी, डिफेंस एनालिस्ट हूँ। हाँ। तो इसी बात से, क्योंकि ये आपका फोटे है, डिफेंस से रिलेटेड ही बात करते हैं। चाइना, इंडिया और चाइना के रिलेशंस इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हैं जितना कि ऑपोजिशन ने बना दिया। कई ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, वो बस सुबह शाम एक ही बात बोलते हैं, चाइना ने हमारी लैंड ले ली, चाइना अंदर घुस गया, इतना अंदर आ गया है, सोल्जर्स को ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस पूरे सागा को आप हमें एक्सप्लेन करें कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई ये बात है कि 1962 युद्ध में वो काफ़ी अंदर आके काफ़ी सारा उन्होंने लैंड ले लिया था। जो कश्मीर में अगर आप देखेंगे, अगर वो ऐसे है, जो ये पूरा पार्ट है वो उन्होंने, जो जिसे हम अक्साई चिन कहते हैं, उसे कैप्चर कर लिया था। उसके नीचे भी थोड़ा थोड़ा लेके, अरुणाचल में भी थोड़ा थोड़ा लेके, वो तो 59 से उन्होंने करना शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ है कि वो उधर क्या था कि हम डर के मारे उधर रोड नहीं बनाया हमने। क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि अगर हम उधर रोड बनाएंगे हिमालय में, वो हमारे रोड इस्तेमाल करके सीधा शिमला पहुंच जाएंगे या लेह पहुंच जाएंगे या श्रीनगर पहुंच जाएंगे करके। तो हमने वो भी नहीं ठीक से बनाया था। उधर उस साइड में काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, रोड ऐसे बना रहे थे। जब मैं तिब्बत में था, मैं देख रहा था चाइना में जहाँ हमने कच्चा रोड बना के रखा है, उन्होंने एकदम 4 लेन वाला हाईवे बना के रखा है, 2 साइड जाने के लिए, 2 साइड आने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तो चाइना बहुत हमारे से आगे है। है। तो उधर पूरा बना के रखा था। तो यानी कि युद्ध हो, जो भी टैंक है या जो तोप है, वो सब बहुत आसानी से बिल्कुल आगे तक ले जा सकते थे। हमको उधर तोप टैंक सब ले जाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। अब क्या हुआ है, ये इसका फ़ायदा उठा के वो कई साल से, 62 के बाद तो थोड़े देर के लिए रुक गया था, पर फिर से 70 से लेके 2013 तक जी, वो क्या करते रहे कि थोड़ा थोड़ा करके लेते रहे। इसमें क्या है ना, आप अगर मैं एक उदाहरण की तरह दूं आपको, आप अपना पड़ोसी का ज़मीन हड़प करना चाहते हो, ठीक है। इधर तो हम फ्लैट में बैठे हैं, मेरे पीछे दीवार है, दीवार तोड़ के तो मैं नहीं ले सकता,
पर ये आप देख लो उनका खेत है, ठीक है। खेत में क्या लगाते हैं लोग, बार्ब्ड वायर लगाते हैं और फिर वो लकड़ी का ये बीच बीच में जी। लकड़ी या मेटल का ये लगाते हैं। आप आस्ते आस्ते क्या करते रहो, वो जो लकड़ी का ये है डंडा है, वो हाँ। थोड़ा थोड़ा आगे 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 करते रहो। पहले 10 मीटर लोगे आप, कुछ उसको फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। 100 मीटर लोगे तो उसको लगेगा भाई ये थोड़ा सा अंदर नहीं आया है, पर उसको कोई सबूत नहीं है कि अंदर आया है, ठीक है ना, क्योंकि खेत है उसमें कोई डिमार्केशन तो है नहीं है। फिर पूरा पूरा जब आप लेते रहोगे पूरा 1 किलोमीटर उसके ज़मीन के अंदर ले लिया होगा, तभी उसको पता होगा कि भाई तुमने आके लेके रखा है करके। ऐसे इन लोगों ये करते आए। और इसमें क्या था कि आप जब देखते हो कि भाई मेरा पड़ोसी मेरा ज़मीन ले रहा है, आप कैसे देखते हो कि ये बार्ब्ड वायर जो है और लकड़ी का जो खंबा है उसमें, उससे तो आपको पता नहीं चलता क्योंकि हर साइड पेड़ है, आपको पता नहीं है कहाँ पे है करके। जहाँ उसका घर है उसी से आप अंदाज़ लगा सकते हो भाई उसके घर के और इस बाउंड्री के बीच में तकरीबन 200 मीटर था। जी। अब थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो ये करने के लिए वो क्या करते थे, उनका घर है ना, एक पूरा नया घर फिर 200 मीटर आगे बना बना देंगे, लेते ताकि उनको जब आप जाके पूछोगे भाई ये क्या तुमने तो 100 मीटर अंदर आए हो, बोलेंगे नहीं भैया आप देखो मेरे घर का और बाउंड्री का फ़र्क तो 200 मीटर था, आप आके नाप लो, 200 मीटर का ही तो फ़र्क है अभी भी। और प्रीवियस गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया छोड़ो, जानकर भी कुछ नहीं किया। ध्यान देना तो अलग बात है, जानकर भी कुछ ना करना एकदम अलग बात है। जो पैंगोंग में हुआ था वो थोड़ा वो वाजपेयी के टाइम हुआ था, क्योंकि 1999 में जब हमने कारगिल युद्ध लड़ना पड़ा, हमारे जो सब उधर ट्रूप्स जो थे हमारे जो फौजी, उनको निकाल के कारगिल के युद्ध में लगा दिया। तो चीन ने आके पूरा वो फिंगर 4 जो है जिसे कहते हैं, फिंगर 4 अगर आप देखेंगे मैप पे, वो जो नॉर्दर्न बैंक है यानी कि उस तल का जो नॉर्थ साइड है उसका सबसे दक्षिणवा पॉइंट है। वो एक किस्म के उंगली की तरह समझ गया। और आपको लगता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कहीं चाइना पाकिस्तान की मदद लेता है ये सब करने के लिए कि इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करो और फिर इधर से नहीं, इसमें कोई मैं कोऑर्डिनेशन नहीं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ। कारगिल में जो हुआ था वो खुदा की देन थी मान लो चीन के लिए, पर वैसे इसमें कोऑर्डिनेशन स्ट्रैटेजी नहीं थी कोई। भारत को ओवरऑल जैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में नीचे लाने के लिए स्ट्रैटेजी है, पर ये थोड़ा थोड़ा प्लान लेने का ना, यानी कि आप देख लो अगर आप फिर से मेरा ज़मीन आप कब्ज़ा करना चाहते हो, तो अगर छोटी छोटी बात है आप अपने बड़े दादा को नहीं बुलाओगे, ठीक है ना, पर अगर आप मेरा पूरा घर ही हड़प करना चाहते हो, तब आप अपने गुंडे दादा को बुलाएंगे, बोलेंगे भैया इसका घर लेना है, आके सब नौजवानों को ले आओ, इसको पीट मार के घर से भगाना है करके। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी है, ये छोटे छोटे चीज़ों के लिए इन दोनों के बीच में, पाकिस्तान और चीन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अब क्या हुआ कि कांग्रेस ने जो भी लैंड 213 तक हारा था, उनको लगा कि भाई अब ये पूरा का पूरा जो इसकी जो जिम्मेदारी है वो हम मोदी पे ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी एक ऐसा बंदा है जिस पे अगर आप बोलोगे कि ये भ्रष्ट है, लोग तुम्हारे मुंह पे हंसेंगे। अगर आप बोलोगे कि मोदी कमज़ोर है सिक्योरिटी पे, वो भी तुम्हारे मुंह पे हंसेंगे, विश्वास नहीं करते। तो पहले इन्होंने क्या किया, इनको भ्रष्ट साबित करने के लिए वो पूरा राफाल का वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ। ये चलाया, और उनको कमज़ोर दिखाने के लिए ये पूरा ये चलाया। मैं तो ये सैटेलाइट मैपिंग में करते रहता हूँ, तो मैं सैटेलाइट से देख रहा था कि भाई कहाँ आ गए हैं ये लोग, कुछ भी मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है। और वो सैटेलाइट इतना अच्छा होता है कि अंतरिक्ष से एक एक बंदा दिखाई देता है। उतना पावरफुल कैमरा होता है, यानी कि दूरबीन पे कैमरा लगा दो उसकी तरह हो गए, बहुत एडवांस्ड है। क्योंकि राहुल हर बात पे राहुल गांधी बोलते हैं ये, अरे हमारी लैंड ले ली, हमारे लैंड के अंदर आ गए। देखिए, इसीलिए जब वो ये पूरा ये चल रहा था, मैं बस एक बंदा ऐसे था जो बार बार सैटेलाइट की तस्वीर ट्विटर पे डाले जा रहा था, बोल रहा था कि भाई दिखाओ तो सही मेरे को है कहाँ। और ये जो राहुल गांधी के जो 2 टट्टू हैं जो डिफेंस रिपोर्टर थे,
वो बार बार बोले जा रहे थे नहीं है। कोई भी एक चित्र तो छोड़ो, हाथ से भी नक्शा लगाने के लिए वो डर रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने नक्शा लगा दिया उनको पता चलेगा कि भाई ये तो पहले से ही हो चुका है। तो ये जो ऑपोजिशन है, जब ये चाइना और इंडिया की बात करते हैं तो मुझे ऐसे क्यों लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये लोग चाइना के स्पोक्स पर्सन ज़्यादा लगते हैं और इंडियन नहीं साउंड करते हैं। नहीं, वो चाइना के स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो उल्लू के पट्टे हैं। देखिए फ़र्क समझिए, चाइना का स्पोक्स पर्सन होने के लिए आपको बहुत दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, उल्लू के पट्टे होने के लिए आपको कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो यही होते रहता है। अब हम करें क्या? अगर आप पैदाइशी घोंचू हैं तो इसमें मेरे माँ का तो कसूर नहीं है ना। जाके अपनी पैदाइशी को देखिए, आपके एजुकेशन को देखिए, आपके स्कूल में पढ़े पोसे हैं उसको देखिए, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है उससे। आप नेहरूवियन पॉलिसीज़ हैं उसके ज़्यादा फेवर में नहीं लगते? नहीं, क्योंकि नेहरू बंदा भी थोड़ा ढीला बंदा था, यानी कि उसको बहुत ही पहले दिखाया गया था कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, जी, आप पे आक्रमण होने ही वाला है, अगर आप पहले और जल्दी से आक्रमण कर लें तो, या आक्रमण की धमकी दें तो बाद में प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है। यानी कि जब मेरा हम बार बार यही बोलेंगे कि आप मेरा ज़मीन हड़पना चाहते हो पायल जी, मेरा खेत हड़पना चाहते हो। जब आपने अपने दादा को फ़ोन लगाया कि दादा मैं इसका घर छीनना चाहती हूँ, आप आ जाओ, सब नौजवानों को लेके मारने के लिए आ जाओ, मैं अभी लेके डंडा लेके तुम्हारे पास पहुँच गया और बोला पायल अभी तू फ़ोन कर अपने दादा को और बोल ना आए करके, तो आप डर के मारे फिर बोल दो कि नहीं भैया मैं नहीं चाहती हूँ, आप मत आओ करके। ऐसे ही है। यही नेहरूवियन मैं बहुत पॉलिसी रही। एक सिंपलिस्टिक सा उदाहरण दे रहा हूँ, पर अब अगर आप देखें वो जो साइकोलॉजी है ना, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी वही साइकोलॉजी है। तो क्या होते रहा कि चीन लैंड लेते रहा, ये बरखुरदा सोए जा रहे थे, सोच रहे थे कि बड़े बड़े मैं स्पीच दूंगा तो देख के भाग के चले जाएंगे, या मैं स्पीच दूंगा तो देखिए आप क्यों मेरा लैंड ले रहे हैं, क्योंकि आपको उसकी कोई ज़रूरत है। मैं आके आपके मुंह में लड्डू डालूंगा तो आपका ज़रूरत तो कम नहीं होगा ना, ज़रूरत तो वही है ना। पर अगर डंडा से मैं आपको धमकी दूंगा तब आपका ज़रूरत, क्योंकि आपको लड्डू खाने से ज़्यादा ज़रूरत है अपना हड्डी बचाने का है। तो जैसे यू थिंक कि अब ये इररेलेवेंट चीज़ है कि इंडिया इज पार्ट ऑफ नैम एंड सार्क, जब इररेलेवेंट। देखिए ये नाम तो एकदम बकवास चीज़ है, ठीक है ना। कोई ये इसने बोला था, शायद एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बोला था कि 50 ज़ीरो जब अगर आप इकट्ठा करते हो तो 50 ज़ीरो का सम ज़ीरो ही होता है, यानी कि आप एक जुड़ते रहेंगे तो 3 होएगा, 4 होएगा, 5 होएगा। पर शून्य को आप जितना शून्य लगा लें, 1 लाख शून्य भी लगा लें, शून्य तो शून्य ही रहता है ना। उन्होंने बोला था इट इज़ द सम टोटल ऑफ ज़ीरोस। तो क्या हुआ था गलवान में, एक प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हम देख रहे थे उस नदी को उन्होंने ब्लॉक करके रखा था। ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारे जो सब यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो पानी आता है उधर से, ठीक है, ज़्यादातर पानी हम हिंदुस्तान में ही बारिश की वजह से इकट्ठा होता है। यानी कि इधर हिमालय है, जो क्लाउड आता है, क्लाउड को क्या कहते हैं हिंदी में? बादल, हाँ सॉरी। जब बादल आता है वो ऊंचा जाने की कोशिश करता है जी, पर जितना ठंडा होता है उतना उसका पानी रखने का जो सिस्टम है वो कम होते रहता है। तो यानी कि आपने ही देखा होगा, अगर आप फ्रिज में कुछ रखेंगे, हरी मिर्ची या कुछ रखेंगे, सूख जाता है बिल्कुल, उसमें से पानी निकल जाता है। तो जितना ठंडा होता है उतना ही सूखा सूखा होते रहता है, तो फिर ही बारिश होता है ना। तो क्या होता है, पूरा जो कहते हैं रेनवर्ड साइड, इसे कहते हैं रेनवर्ड साइड, जहाँ बारिश होता है रेनवर्ड साइड होता है, दूसरा साइड एकदम रेगिस्तान की तरह होता है। इसीलिए जब आप जाएंगे लद्दाख पूरा का पूरा रेगिस्तान लगता है, ठीक है ना। पर आसाम जो कम ऑल्टीट्यूड पे है वो एकदम हरा, अरुणाचल के कई सारे पार्ट्स, अरुणाचल में कई सारे पार्ट्स एकदम हरे होते हैं, पर जब आप जब आप ऊंचे चलते रहोगे तो एकदम रेगिस्तान की तरफ बदल जाता है। तो ऐसे ही होता है। ज़्यादातर वाटर कैचमेंट हमारे में होता है, पर जब समर में क्या होता है, जब पानी कम हो जाता है
तो जो बर्फ़ मेल्ट होके बर्फ़ गल के जो पानी आता है वो समर में बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीन से आता है। अब चीन ने हमको एक आश्वासन दे के रखा था कि हम जो भी उधर नदी है उन पे जो डैम बनाएंगे वो बस इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाएंगे, यानी कि पानी उस चक्री को घुमाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी आता है। उसको कभी भी हम पानी को निकाल के डाइवर्ट नहीं करेंगे या उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है ना। पर गलवान में उन्होंने किया था। हमको अभी तक पता नहीं है, वो सैटेलाइट इमेजेस मैंने ट्वीट करके रखी हैं जी। पर उसमें हमको अभी तक पता नहीं है कि बॉस ये तुमने कैसे इसको पानी को रोक के रखा है, पर पानी जा कहाँ रहा है हमको अभी तक पता नहीं। अभी भी नहीं पता है। अभी भी नहीं पता है। तो गालवान में क्या हुआ था, वो वैसे तो टेरिटरी हमारी ही है पर उन्होंने 62 से उसको कब्जा करके रखा है। 62 नहीं तो कम से कम 2013 से तो उन्होंने उस पर कब्जा करके रखा है। गालवान में 62 से कब्जा करके रखा है। हमने उनके लाइन जो कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको पार करके घुस के मारा था उनको। ओह वाह, हाँ। है ना। वो डैम को हम तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। तो ये सही कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोस्टली मुमकिन ही है। और उसमें क्या हुआ, क्योंकि हमारे लोग भी मरे, उनके लोग भी मरे, उनको फिर पता चला कि बॉस ये बहुत खतरनाक है, ये ऐसे झुकने वाला नहीं है, झुकने वाले नहीं है ये खत्म होने- लोग, और पानी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पानी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो अगले दिन उन्होंने खुद वो डैम खोल के वापस सब पानी आना शुरू हो गया। ये आप देखेंगे 12 घंटे के अंदर अंदर गालवान में जहां हमारे जवान मरे थे, जब मरे थे पानी आप समझ लो नाले के पानी की तरह थोड़ा सा दिख रहा था। बच्चे की सुसु की तरह जा रहा था। उसके 12 घंटे के बाद एकदम बाढ़ की तरह जा रहा है, ठीक है ना। 12 घंटे के अंदर अंदर ऐसे हुआ, ठीक है ना। तो अभी तक मैं बार बार इनसे अब 1 साल तो हो ही गया, मैं पूछे जा रहा हूं इनसे कि भाई मेरे को अभी तक सबूत दिखाओ, है कहां। अभी तक वो सबूत दिखा नहीं पाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि भाई 62 में सब कुछ खोया है, आपने दे दिया है। भाई 62 में जो खोया है वो अब मोदी पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये मैं मानता हूँ पूरा का पूरा अक्साई चीन हमको लेना पड़ेगा, पर मोदी के नीचे क्या ज़मीन खोया गया है, ज़ीरो। लाइक जस्ट आई सेड कि हमें रीथिंक करना पड़ेगा अबाउट नैम एंड सार्क एंड ऑल। अरे नैम रीथिंक ही नहीं है, नैम तो कचरा है, फेंको। सार्क फिर भी ठीक है, बिना पाकिस्तान के आजकल फॉर्मूला चल रहा है सार्क -1, यानी कि सार्क के जो सब देश हैं वो पाकिस्तान से उनका कोई ये नहीं है, तो वो उनको पाकिस्तान को ही निकाल ही दिया है उससे, तो उसमें चल रहा है। 2019 के इलेक्शंस, भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई थी। किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था प्रधानमंत्री जी के लिए। चौकीदार चोर है, हाँ? ये क्यों बोला जा रहा था, और उसमें आपने बहुत अहम रोल प्ले किया है। आपके मैंने देखा आपको टीवी पे भी, आपने कैसे इस चीज़ को गलत साबित करने की अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, और हाँ लोगों ने विश्वास नहीं किया कि चौकीदार चोर है। तो ये क्यों उनको ये ऐसे बोला गया प्रधानमंत्री जी के लिए, इनडायरेक्टली बोला, पर वी ऑल्सो नो whom they were talking about when they were saying चौकीदार चोर है, बिकॉज PM हमारे बोलते हैं कि वो एक चौकीदार का रोल निभा रहे हैं, देश की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो आप ये बताइए क्या किस्सा था। तो देखिए ये लैंग्वेज के बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत गाली गलौज करता हूँ, ठीक है ना। गाली गलौज तो ऑर्डिनरी होता नहीं, है। आई अग्री, जहाँ बट एक मर्यादा होती है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर के लिए CGI मैं वो भी नहीं मानता हूँ, यानी कि जैसे जहाँ हम रहते हैं ना, इधर तो हम अपने सब जिससे ज़्यादा प्यार हो ना उसको ज़्यादा गाली गलौज देते हैं। तो यू मीन टू से राहुल गांधी को और कांग्रेस को प्रधानमंत्री से ज़्यादा प्यार है। होगा, एक किस्म का ये होगा कि भाई देखो ये कितना महान है, 2 इलेक्शन जीत चुका है, अभी तक मैं 50 सीट के ऊपर जीत नहीं सका हूँ। तो वो एडमिरेशन भी होता है ना कि पापा मेरे को प्लीज़ सिखा दो करके, कुछ ऐसे कुछ होगा उनका बेचारा। तो इसमें क्या था कि वो क्यों इस पे ये किए जा रहे थे राफाल के बारे में, ठीक है ना। राफाल में उनको दिखाना था जैसे इनके पापा ने जो बोफोर्स में लिया था, वो अभी तक साबित नहीं हुआ है, क्योंकि इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से
इतने साफ साफ तरीके से जो उसके बोफोर्स का जो इंक्वायरी हुआ, उसको कैसे षड्यंत्र के बाद षड्यंत्र करके उसको टॉर्पीडो माने डुबाने की कोशिश डुबाने की, की, हाँ। वो साबित करना चाहते थे। और सभी को याद है यूपीए 2 में कितना घोटाला हुआ। आई थिंक कांग्रेस का अंत, एक तरीके का अंत मुझे लगता है इसीलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द स्कैम्स। एग्जैक्टली। तो वो दिखाना चाहते थे कि भाई भाजपा में हम में फर्क नहीं है, ठीक है ना, हम घोटाला करते हैं, हम चोर हैं, पर आप भी चोर हैं। तो चोरों के बीच में क्या इलेक्शन है ना। उसमें वो एकदम नाकामयाब रहे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आके बोल दिया था कि बॉस तुम बकवास किए जा रहे हो, ठीक है ना। और फिर राहुल गांधी को तो माफ़ी मांगनी पड़ी फिर सुप्रीम कोर्ट से जी। ठीक है ना। तो अच्छी बात है। हम तो बोले ही जा रहे थे कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है करके, पर जब सुप्रीम कोर्ट फिर आपके डायरेक्शन को वो छापा देता है, थप्पा दे तो वो देता है। थप्पा देता है ना, तो अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं बाइडेन या ट्रंप। आई थिंक गलत क्वेश्चन है। डेमोक्रेट्स की रिपब्लिकन्स, क्या इंडिया के लिए बेहतर है, और क्या लगता है उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के प्रति क्या होगी? देखिए, कई साल से रिपब्लिकन्स ही हमारे लिए बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ को एक सुरक्षा दृष्टिकोण से देखते हैं, और उनकी ये पागलपना नहीं है कि आप प्रोनाउंस के बारे में या ह्यूमन राइट्स के बारे में, और वैसे भी ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन नहीं चल रहा है इधर। जो हमेशा चलते आ रहा था वही चल रहा है। हाँ। यानी कि हमारा पुलिस जितना घटिया था उन दिनों में, अभी भी उतना घटिया है, कोई ज़्यादा घटिया नहीं बन गया। हाँ, प्रोनाउंस का मतलब ये भी हो सकता है कि वो दावा करते हैं कि ह्यूमन हाँ, यानी राइट्स कि है। नहीं, प्रोनाउंस का मतलब ये है कि मैं आदमी हूँ, पर मैं गुस्सा हो जाता हूँ अगर आप मेरे को बोलेंगे कि श्रीमान अभिजीत जी, क्योंकि मैं अपने आप को आजकल 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक औरत मानती हूँ। आपको मेरे को इस पूरे इंटरव्यू में मेरे को श्रीमती अभिजीत जी करके, नहीं श्रीमती नहीं, कुमारी अभिजीत जी करके बुलाना पड़ेगा करके, ठीक है ना। तो ये सब भी होता है, वो इसी को समझ के रखे हैं। तो इसमें क्या है कि डेमोक्रेट्स का ये भी प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो कौमी पॉलिटिक्स जो खेलते हैं, क्लेम करते हैं वो सेक्युलर है। इधर तो सभी को पता है कि जो भी अपने आप को सेक्युलर मानता है वो एक्चुअली में वो दाएश या अलकायदा या आईसिस का सबसे बेहतर बडी है। अगर दाएश आके आईसिस को दाएश कहते हैं, या अलकायदा ही ले लो, ये हिजबुल मुजाहिदीन ले, जी जी जी। अगर हिजबुल मुजाहिदीन ने आके दिल्ली में अस्पताल में जाके सभी नर्सों को और डॉक्टरों को और पेशेंट को मार डाला, वो अगले दिन क्या बोलेंगे? वो मार डाला, आतंकवाद किया नहीं लिखेंगे, वो बोलेंगे ये बेचारा, इसको ना जब ये छोटा बच्चा था इसको एक फौजी ने आके थप्पड़ मारा था, इसको लॉलीपॉप नहीं मिली स्कूल में, इसको लॉलीपॉप नहीं मिली स्कूल में, ठीक है ना, इसको वो मिड डे मील के तहत एक अंडा नहीं मिला उसको, तो इसीलिए इतने लोगों को मार गुस्सा दिया। होके उसको हमारे प्यार की जरूरत है। आपने तो देखा ही है ना कैसे कैसे headline चला। डू दे गेट पेड फॉर इट, और दे जस्ट पेड नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वो एक किस्म का वो मास डिल्यूजन किसे कहते हैं। यानी कि आप कोई क्रिकेट स्टेडियम में देख लो, वो मैक्सिकन वेव करते हैं ना, सभी एक साथ आ करके, उसका बहुत पावरफुल है। जब एक भीड़ इकट्ठा हो जाता है ना, पागल हो जाता है, इसीलिए दंगा फसाद होता है। बट अभिजीत, देन दे आर एबल टू सेट द नैरेटिव। हाँ, क्योंकि उनका देखिए वो नैरेटिव कहाँ सेट कर पाते हैं? अंग्रेजी में सेट कर पाते हैं, फॉरेन मीडिया में सेट कर पाते हैं, हिंदुस्तानी मीडिया में तो सेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी भी टीवी स्टेटिस्टिक्स में सबसे बड़ा शेयर अर्नब गोस्वामी का है, दूसरा सबसे बड़ा शेयर टाइम्स नाउ का है, जो दोनों राइट विंग चैनल है, तीसरा सबसे बड़ा है इंडिया टुडे का, जो आधा इधर है आधा उधर है। वो तो बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। पर इन लोगों के बीच जो टीवी का मार्केट जो है 80 से लेके 90% एकदम राइट विंग चैनल्स का है, 10% से भी कम ये लेफ्ट विंग चैनल्स का है। एनडीटीवी कितने साल से लॉस पे चल रहा है ना। वो प्रॉफिट कैसे बनाते हैं? चीज़ों को बेच बेच कर प्रॉफिट बनाते हैं। जो एसेट्स हैं वो बेच कर दिखाते हैं कि भाई मैंने अपना घर बेच दिया,
पर घर तो कंपनी के नाम था, पर इसीलिए बहुत प्रॉफिट हो गया। आपके कंटेंट के वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ है, एडवर्टाइजिंग की वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो ऐसे चलते रहता है इनका। तो पर हम फिर डिविएट हो गए कि डेमोक्रेट रिपब्लिकन कौन कौन इंडिया के लिए बेहतर रिपब्लिकन, रिपब्लिक साफ साफ रिपब्लिकन है, क्योंकि ये रिपब्लिकन जो लोग हैं ये सब ये आलतू फालतू चीज़ों में नहीं फंसते हैं, ठीक है ना। उनका भी एक किस्म का, जैसे हम मानते हिंदुत्ववाद जो है या राष्ट्रवाद जो है वो उसमें मानते हैं, वो ख्रिस्टवाद में मानते हैं और राष्ट्रवाद में मानते ही नहीं मानते। हैं। डेमोक्रेट्स मानते हैं हर राष्ट्रवाद घटिया है, ठीक है ना। चाहे कितने भी पाकिस्तानी आके इधर हिंदुस्तानी को मारे, हमको भाईचारा करना चाहिए, जपिया पपिया करना चाहिए, मोमबत्ती लेके सरहद पे बैठना चाहिए करके मानते हैं। देखिए, कोई दुश्मन होना ठीक बात है, पर उल्लू का पट्टा होना ठीक बात नहीं है। जो उल्लू का पट्टा आपको ज़्यादा होशियार रहना चाहिए दुश्मन से ज़्यादा। दुश्मन को आप हमेशा देख सकते हैं। ये उल्लू का पट्टा क्या कर पीछे से वार बैठेगा, करेगा, पीछे से आपका घर ही जला डालेगा। ये तो इस डेमोक्रेट्स उसकी तरह। आपने मुझे भी लगा दिया उल्लू का पट्टा बोलने पे। हाँ, LGBTQ कम्युनिटी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं और आपकी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक बहुत कन्फ्यूजन चल रही है जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि सेम सेक्स मैरिज के लिए जो है वो आप हिंदू स्पेशल एक्ट में लोग चाहते हैं कि मैरिज स्पेशल एक्ट में चाहते हैं? तो इसमें क्या है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, वो बहुत डर में है। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिटी है उसमें ये वामपंथी आतंकवादियों ने कब्जा करके रखा है। और अगर कोई भी उनके खिलाफ बोलता है, जो उनका जो बैनिशमेंट होता है, बैनिशमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, उनको निकाल दिया जाता है अपने उस जैसे community पुराने से। दिनों में अगर तुमने कोई बॉयकॉट कर दिया हाँ, जैसे। पूरा बॉयकॉट कर देते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। जी। तो सभी डरे हुए कम्युनिटी में। और जो लेफ्ट विंग आतंकवादी हैं उनका क्या है कि उनको दिखाना है कि बहुत अत्याचार हो रहा है, क्योंकि तभी उनको जो NGO चलाते हैं ना, ये अत्याचार चीखने से उनको पैसा मिलता है। क्योंकि अगर आप जाके फॉरेन में बोलोगे कि भाई अत्याचार नहीं चल रहा है, मेरे को थोड़ा LGBT काम करना है, मेरे को पैसा दे दो, वो क्या बोलेगा? जब सब ठीक है तो क्यों पैसा चाहिए? यानी कि आप बैंक से जाके बोलो भाई ये मेरा बिजनेस केस है, तभी वो आपको लोन देगा ना। अगर आप जाके बोलो भैया चाय थोड़ी पीनी थी, पैसा दे दो, कौन आपको पैसा देगा? कोई नहीं देगा ना। तो इनके लिए ये दिखाना पड़ता है कि भाई बहुत आतंक है, बहुत ये है वो है करके, इसीलिए इन्होंने पूरा ड्रामा चला के रखा है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है गवर्नमेंट से? तो गवर्नमेंट से मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था गवर्नमेंट से कि वो अपोज ना करें कि सुप्रीम कोर्ट में जो डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ हाँ। वो ठीक है। अब मैंने पिटिशन फाइल करके रखा है कि गे मैरिज भी हो। हाँ। यानी कि अगर आदमी आदमी से शादी करना चाह रहे हैं, औरत से करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, जो तीसरा जेंडर है, ट्रांसजेंडर, अगर वो शादी करना चाहें, वो भी उनको क्यों आप रोक रहे हैं? ठीक है ना। तो अच्छा, मुझे नहीं पता था ट्रांसजेंडर्स आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड। उनको रिकॉग्नाइज क्या कौन करेगा? अगर ट्रांसजेंडर का जो इक्विपमेंट है वो अगर मर्द की तरह है, तो कौन मानेगा कि ये पति पत्नी है? अच्छा, इसमें पति पत्नी है ना। अब देखिए, मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करके रखा है। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म में हमने कभी भी ये सब माना नहीं है। कि आप हमारे मंदिर में भी जाके देख लो, ये सब दिखाया गया है। इवन खाजुराहो जाओ, और खजुराहो मैं हर अभी जगह कोणार्क टेम्पल गई हूं, मैंने वहां पे भी हर सब जगह फिगर्स देखे हैं। हर जगह पे है। जी जी। ठीक है ना। हमको इसमें कोई परेशानी नहीं थी, मगर भाई तेरे को जहाँ प्यार मिलेगा तू कर ले, घर बसा ले, शादी कर ले, ये सब तू ठीक से रह। कोई ये चोरी मत कर, दंगा फसाद मत कर, खून मत कर, बाकी सब ठीक है। इसीलिए हमने आके लॉ भी नहीं बनाया था। इसके पहले आप देखेंगे कि केरला का जो राज खानदान था उसमें जो रानी थी, उनके 3-4 हस्बैंड्स हो सकते थे। नायर कम्युनिटी में 3-4 कम्युनिटी ये हो सकते थे। और
बाकी के साइड में नॉर्थ में मर्द का 3-4 पत्नियां हो सकती थी, कोई ये नहीं था। ये 52 में पता नहीं, अब याद नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट को कोडिफाई गया, सभी को एक साथ ये किया गया। तो मेरे को गवर्नमेंट से कोई उपेक्षा नहीं थी कि वो आके ये करेंगे करके, सपोर्ट करेंगे करके। उन्होंने अपोज कर दिया, ठीक है अपोज कर दिया, अब क्या है, लड़ेंगे। वैसे भी जिस किस्म का उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है वो तो देख के तो हम हंस रहे थे कि भाई तुम खुद अपना केस हारना चाहते हो क्या? कितने बच्चे से कोई पहला साल का जो ये कर रहा होगा ना, पहला साल का जो लीगल इंटर्न है, उससे अपना केस लिखवा के भेज दिया था। उसको देख के भी हम देख रहे थे, भाई ये तुम केस जीतना चाहते हो कि केस हारना चाहते हो? फिर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने अभी कहीं ट्वीट किया था, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, लिखा है आपने कि मैं मोदी जी से अपोलोजाइज करता हूँ। हाँ। क्यों? अरे मैं बहुत गाली गलौज देते रहता हूँ ना, मैं भी मोदी को बहुत गाली देता हूँ। हाँ। तो पर आपका प्यार भी छिपा है उसमें, आपके अंदर मैलिस नहीं है। जब आपको उनसे कई एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होती तो आपकी जो गाली है, जैसे ये खानदान के अंदर सीरियस गाली नहीं है। हाँ, वो सीरियस गाली नहीं है, पर गाली है। वो मैंने माना, गाली पर उसमें है। ये नहीं है कि कोई मोटिव छुपा हुआ है। क्योंकि 5 साल में कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है ना। जो हम आर्थिक सुधार चाहते थे, बहुत सारी सुधार हम चाहते थे, वो सब हो नहीं रहा था। प्राइवेटाइजेशन चाहते थे, वो हो नहीं रहा है। तो बहुत गाली गलौज दी है मैंने भी मोदी को, पर फालतू में गाली गलौज नहीं देना है। जब वो चोरी करेंगे तब मैं बोलूँगा चोर है, पर अगर चोरी ही नहीं किया तो कहाँ से मैं चोर बोलूँगा यार उसको? तो आपने अपोलोजाइज कर दिया। हाँ, तो क्या मैंने आपको माफी apologize मिल कर दी। गई? वो सब मेरे को नहीं पता, मिला ना मिला ये तो मेरे को कोई ये नहीं है। मैंने बस अपोलोजाइज किया क्योंकि इस बार जितना इन्होंने ये आर्थिक और सामाजिक जो सुधार किया है, ये 2019 से लेके 370 को ये कर दिया, राम मंदिर को ये कर दिया, फिर अभी उन्होंने ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है, कितना सारा इधर दिल्ली में ही आप देखेंगे, बहुत कितने 100 करोड़ के प्रॉपर्टी हैं जो खानदानी इसमें फंसे हुए हैं। उसको निकालने के लिए ये कर दिया। फिर ये जो CAA NRC कर दिया, जो इलीगल लोग जो इधर आते हैं उनको निकालने के लिए, और जो शरणार्थी हैं उनको शरण देने के लिए। और फार्मर्स बिल ले आए। जो लोग बात ही नहीं करते हैं, सब बोलते हैं कि जब से आपने फार्मर्स बिल लागू किया है, 64 को हिंदी में क्या कहते हैं? 64। हाँ, 64 खेती बाड़ी करने लोगों ने आत्महत्या किया है। वो ये नहीं बोलते हैं कि फार्म बिल लाने से पहले हर साल 10,000 खेती बाड़ी करने वाले लोग आत्महत्या करते थे। हाँ, मैं तो महाराष्ट्र में सुना है कितनी मौतें होती हैं, सुसाइड कमिट होते हैं। और पंजाब में तो मैंने सुना है 20 साल में आई थिंक 2,70,000, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट लाखों हजारों लाखों में लोग मरे हैं। पर वही है कि मैंने जो ऑपोजिशन का एक एटीट्यूड देखा है, मोदी कुछ भी करे वो गलत है। हाँ, बस एक मैच्योर्ड ऑपोजिशन की जरूरत है हमको, मुझे लगता है। नहीं, ये भी है कि ऑपोजिशन का क्या काम है कि जो भी सरकार करे उसको अपोज करना ही चाहिए, माना। पर हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप ऑपोजिशन में जहर नहीं मिला सकते। ये क्या कर रहे हैं, ये इच्छाधारी नागिन की तरह जहर मिलाते जाते हैं। लाइक जैसे मैं कहती हूँ कि ये मोदी के विरुद्ध जाते जाते देश विरोध हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा देश विरोध हो जाता है कि वो मोदी से इतना नफरत करते हैं। नफरत और इनसिक्योर भी फील करते हैं। नफरत करते हैं कि वो देश से भी नफरत करने लगे हैं, क्योंकि देश बार बार मोदी के लिए वोट किए जा रहा है। ये नहीं करना चाहिए, मोदी से नफरत करो, ठीक है। मैं भी ये कहती हूँ कि आपको एस्टैब्लिशमेंट नहीं अच्छी लग रही, आपको गवर्नमेंट नहीं अच्छी लग रही, बीजेपी नहीं अच्छी लगती, मोदी जी नहीं अच्छे लगते, फेयर इनफ। मैं तो गाली गलौज देते रहता हूँ मोदी को, फेयर इनफ। पर इन बागेन आप ये जो देश के खिलाफ जाते हैं और देश को नुकसान पहुंचाते हैं, वो गलत बात है। हाँ, और दूसरी बात इसमें क्या है कि ऑपोजिशन ये काम करना मैं मान सकता हूँ, पर पत्रकार ये काम करना मैं मान नहीं सकता। हाँ, है ना। आपको फिर एक
पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आना है तो पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आइए। अपने आप को निरपक्ष एक पत्रकार मत कहिए अपने आप को। हाँ, क्योंकि एंड आई थिंक एक जर्नलिस्ट खुद इस चीज़ के जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास उन पे उठती जा रहा है और उठ गया है। मतलब इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अब अगर किसी जर्नलिस्ट को कोट करो तो बोल देते हैं ओ प्लीज़ जर्नलिस्ट की बात मत करो। एक वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो आजकल आप देखेंगे जर्नलिस्ट पे तो थूकते हैं रास्ते पे। एक ज़माने में कितना रिस्पेक्ट हुआ क्या था जर्नलिस्ट के लिए। आजकल लोग जर्नलिस्ट को ऐसे देखने लगे हैं जैसे रामायण में लोग मंत्रा को देखते थे। शक की नज़रों से देख। हाँ। अब मुझे अभिजीत आपकी एक बहुत अच्छी लगती है एक बात, मतलब उससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड होती हूँ आपके से। यू आर एन अनअपोलोजेटिक हिंदू। हाँ। यू आर अ वेरी प्राउड हिंदू। आप कभी नहीं बोलेंगे कि मैं अयोध्या गया था, हम लोग साथ में ही गए थे कि हम लोग अयोध्या गए थे, हम अपना वहाँ माथा टेकने गए थे, और आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ पर मैं दरगाह भी जाता हूँ, पर मैं चर्च भी जाता। आप उसको अगर आप मंदिर की बात करें तो आप सिर्फ मंदिर की बात करेंगे। बिल्कुल। यू नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट एवर। नहीं। सो अगर मैं नास्तिक हूँ, पर नास्तिकों का भी हिंदू धर्म में क्या मानना है कि नास्तिक भी हिंदू हैं। ठीक है ना। मैं दरगाह कभी कभार जाता हूँ, कई लोगों के मकबरे जाता हूँ या चर्च जाता हूँ, पर वो आर्किटेक्चर देखने के लिए कितना सुंदर बनाया है या नहीं बनाया है जो भी होगा, पर विश्वास के साथ मैं मंदिर ही जाता हूँ। और ये मैं तो ओपनली कहता हूँ। हाँ, that I really respect you for that. क्योंकि इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि भाई एक ये धर्म है जिसने मेरे को एक डिग्निटी की LGBTQ होते हुए, नास्तिक होते हुए आराम से जीने का ये दिया है। बहुत अच्छी बात बोली। बोली थोड़ा ये होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए ना। बहुत अच्छी बात जिस बोली। माँ ने तुमको दूध पिलाया है उसके मुंह पे थूक नहीं सकते हो ना। तो इसीलिए मैंने ये भी बोला कि जब मैं LGBTQ मैरिज का जो पिटिशन चलाया है मैंने, ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं होगा, ये हिंदू मैरिज के तहत होगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट उनके लिए है जो अपने धर्म छोड़ के किसी और धर्म में शादी कर रहे हैं। कतई नहीं, अपने धर्म को छोड़ के नहीं शादी करूँगा। आपने हिंदुज़म को बहुत अच्छी तरह एक सम अप कर दिया कि ये एक ऐसा रिलीजन है जो आपको हर चीज़ करने की आज़ादी देता है। हिंदुइज्म और बाकी रिलीजन में क्या है? बाकी रिलीजन बोलते हैं खुदा से डरो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो। हिंदुइज्म में क्या है? खुदा से प्यार करो, जो करना है करो, तुम्हारी जिंदगी जी लो। वो लास्ट में वो दुल्हनिया दुल्हन दिल वाले दुल्हनिया ले दिल वाले दुल्हन DDLJ जो पिक्चर है ना, जो लास्ट में बापूजी फिर वो कोमल काजल, हाँ काजल, सिमरन हाँ सिमरन से बोलता है जा बेटी तो अपनी जिंदगी जी ले। हिंदुइज्म वही है। हिंदुइज्म वैसे है, वाह जाके तो अपनी जिंदगी बहुत जी बढ़िया ले। आपने। हाँ। आपका मैंने एक और ट्वीट पढ़ा था, कोट पढ़ा था कि इंडिया का मोटो सत्यमेव जयते नहीं है। इंडिया का मोटो है तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। क्योंकि हिंदुस्तान में भाई सत्य कौन बोलता है? सब हर चीज में जाओ, अगर दुकान में सर्विस नहीं मिला आप बोलेंगे साले जानता है मेरा बाप कौन है। अगर पुलिस ने कहीं पकड़ लिया पार्किंग के लिए, साले तू जानता है मेरी मम्मी कौन है। अगर किसी ने आके आपके टैक्स केस कर दिया, जानता है साले मेरा बाप का, मम्मी का, अंकल का बेटा कौन है। ऐसे ही बोलते रहोगे आप। ऐसी इंडिया में जिंदगी चलती है। तो वो जो मुंडका उपनिषद से जो सेइंग है, वो जो अशोका पिलर के जो 3 टेक्निकली 4 सिंह हैं और उसके नीचे जो अशोक चक्रा है और उसके नीचे है सत्यमेव जयते, उसको रिप्लेस करना चाहिए सत्यमेव जयते नहीं। साले जानता नहीं तू मेरा बाप कौन है। तो मोदी के साथ तो आपका मोदी जी के साथ आपका तो लव एंड हेट रिलेशनशिप है, वो भी आपने बता दिया। वो तो मेरे मम्मी के साथ भी बहुत लव हेट चलता है। अच्छा। हाँ, मैं मम्मी को भी बहुत गाली देता हूँ, पापा को भी बहुत गाली देता था जब वो थे, गाली देता था और फिर हग किस करके मेकअप कर लेते थे। तो मोदी को भी गाली दूंगा और जब चाहिए होगा चुम्मा भी दूंगा। ये हमारी जो वार्तालाप है ये खत्म नहीं हो सकती जब तक मैं आपसे ये एक स्कैम के बारे में ना पूछ लूं। इससे बहुत पंजाबियों को हित पहुंचा है, मेरे को बहुत ही दुख हुआ है।
बिल्कुल ही मेरा को ये क्वेश्चन पूछना ही है, ये स्टीम भटूरे का क्या स्कैम है जो चल रहा है? देखिए, पिछले 50 साल में ऐसे जो एक क्रूर गाली की तरह, माँ बाप के गाली से भी ज़्यादा भयानक एक जो समाज में ये जहर की तरह फैला है, वो है ये स्टीम भटूरा। है ना, ये आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये खालिस्तानियों को छोड़ो, जिहादियों को छोड़ो, ये स्टीम भटूरों वालों को पकड़ के मार मार के जेल में डालो। ये मैं मानता हूँ। जब तक स्टीम भटूरा इस देश में चलता है, तब तक इस देश का कल्याण ही नहीं हो सकता। और जिसने भी ये स्टीम भटूरा का स्कैम शुरू किया है, क्या आपने उनको कभी नॉर्मल भटूरे खिलाए हैं? अरे वो बंदा इतना फ्रॉड है, वो स्टीम भटूरा तो छूता ही नहीं है। बोलता है भैया तेल में मत तलो, घी में तल तल के दो मेरे को। और सभी को ये करवाने के लिए, ताकि तेल ज़्यादा सस्ता हो और फिर वो ज़्यादा भटूरा खा सके, सभी को इसने ये अफवाह फैला रखा है कि स्टीम भटूरा खाओ, स्टीम भटूरा खाओ करके। चलिए ठीक है जी। तो अब हम यहीं पे अपनी वार्तालाप अभिजीत के साथ समाप्त करते हैं। मैं आपको ये तो गारंटी दे सकती हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय बहुत किया होगा, क्योंकि ये जो भी बोलते हैं बिना किसी मैलिस के साथ बोलते हैं और बहुत जिंदा दिली से बात करते हैं। तो मैंने सही बोला था शुरू में वीडियो शुरू करने से पहले कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, पर अभिजीत तो बोलेंगे, अभिजीत के जो दिल में है वो तो वो कहेंगे। तो अब मैं चलती हूँ, पर जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी, एक चेहरा लेके घूमिए, इतने सारे चेहरे मुंह पे लगाकर क्यों घूमते हैं? नमस्कार। नमस्कार।